हेलो स्टूडेंट्स। बीसीई के थर्ड यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक नया तरीका, जिसमें हमने जाना था वर्चुअल फंक्शंस और प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होता है। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कितने कॉमनली डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। So a data structure is a group of data elements that provides easiest way to store, perform different actions on the data of the computer. यहाँ पर जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है वो ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है। मतलब बहुत सारे डेटा है हमारे पास, डेटा एलिमेंट्स है, उनका एक ग्रुप है। एक ऐसे वे में हम एक इजीएस्ट वे में उन्हें अरेंज करते हैं कि हम उन्हें स्टोर कर सकें इजीली। हम उन पे जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, एक्शंस परफॉर्म करना है, वो हम कर पाए उस डेटा पर कंप्यूटर के। So a data structure is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used effectively. यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर को एक ऐसे पर्टिकुलर वे में अरेंज करा जाता है, सिक्वेंशली, नॉन सिक्वेंशली, एक इस तरीके से अरेंज करा जाता है कि उसका यूज ज्यादा इफेक्टिवली हो सके, ज्यादा एफिशिएंटली हो सके। सो द आइडिया इज टू रिड्यूस स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क। यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के पीछे जो हमारा मेन एम है, जो टास्क है, वो ये है कि हमें यहाँ पर हमारा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है किसी भी कंप्यूटेशन के लिए। The choice of good data structure make it possible to perform a variety of critical operations effectively. यहाँ पर हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर हम सिलेक्ट करते हैं उस पर ये डिपेंडेंसी होती है कि वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारा क्रिटिकल से क्रिटिकल ऑपरेशन एफिशिएंटली कर पाए हम। An effective data structure also uses minimum memory space execution and execution time to process the structure. यहाँ पर हमारा जो एक अच्छा इफेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर होगा वो कम से कम स्पेस में, ज्यादा कम से कम टाइम में हमारा प्रोसेस कर देगा पूरा स्ट्रक्चर का रन। So a data structure is not only used for organizing data, it is also used for processing, retrieving and storing data. यहाँ पर हम डेटा स्ट्रक्चर को सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमें एक सीक्वेंस में रखना है, एक अरेंजमेंट में रखना है, सिर्फ इसी के लिए ही उपयोग नहीं आता है। इसके अलावा हम उस पर जो प्रोसेस कर रहे हैं, हम डेटा रिट्राइव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए भी, इन सब गतिविधियों के लिए भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। So there are different basic and advanced types of data structures that are used in almost every program or software system that can be used for development. यहाँ पर हमारे पास छोटे से छोटे डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर से लेकर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, जिसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम बना सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के। सो वी मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टू मेक आवर प्रोग्राम एफिशिएंट। हमारे पास हमारे डेटा स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट बना पाएंगे। इसमें हमारे पास एक सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड डेटा स्ट्रक्चर, हमें डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत ही क्या है। सो डेटा स्ट्रक्चर का जो हमारी जरूरत है उसकी वजह से हम डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई इजीली कर पाते हैं, कम टाइम की जरूरत पड़ती है, सेव स्टोरेज मेमोरी स्पेस, डेटा रिप्रेजेंटेशन इज सिंपल। यहाँ पर जो हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, जैसे एरे के मामले में ही आप देख लो, मैंने आपको एक इस तरीके से रो में एरे बना के बता दिया था, तो इस वजह से हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाता है। इजी एक्सेस टू द लार्ज डेटाबेस, हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, लेकिन क्योंकि वो रिप्रेजेंटेड अच्छे से होते हैं, अच्छे तरीके से उनको हमने अरेंज कर रखा होता है, ऑर्गेनाइज कर रखा होता है, इसलिए उनको एक्सेस करना इजी हो जाता है। एरे के मैटर में क्या था कि हम डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे थे, क्योंकि एरे के मैटर में हमने उसको बहुत अच्छे से उस डेटा एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा था। सो यहाँ पर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं, बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन वन डायमेंशनल, ऑल्सो नोन एज लीनियर डायमेंशन। यहाँ पर एक सीक्वेंस में, लीनियर सीक्वेंस में हमारा जो डेटा होता है, वो एलिमेंट्स जो होता है वो अरेंज होता है लीनियर डायमेंशन के अंदर। हमारे पास यहाँ पे एरेज होते हैं, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, ये सब इसके कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के लीनियर के।
नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ रिलेशनशिप वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी डायमेंशन। यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं जिनमें रिलेशनशिप इस तरीके से हो सकता है डायमेंशंस के बीच में, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। दैट मीन्स यहाँ पर एक एलिमेंट कई एलिमेंट से यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता है, कई एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सारे एलिमेंट सभी एलिमेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं डायमेंशंस के बीच में। ये इनके जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वो है हमारा ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, टेबल हो गया। अब हम यहाँ पर जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर का, लीनियर और नॉन लीनियर, उन्हीं के अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल्स को ब्रीफली समझते हैं कि वो किस तरीके से लीनियर और नॉन लीनियर होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहला एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे बीसीई के प्रैक्टिकल सीरीज में भी और हमारे थ्योरेटिकल सीरीज में भी हमने करा है डिस्कस, एरे। A array is a combination of data items stored, similar data items stored at a contiguous memory locations. यहाँ पर हमारे जो array होते हैं वो कलेक्शन है सिमिलर डेटा मेंबर्स का जो कि स्टोर होते हैं कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस में, एक के बाद एक स्टोर होते हैं। So the idea is to store multiple items of the same time together. This makes it easier to calculate the position of each element by simply adding on offset to a base value. हमारे पास जब मैंने आपको एरे एक्सप्लेन किया था तो जो एरे का हमने इस तरीके से बनाया था, जहां पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स है और बेस का हमारा नाम है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 है, इंडेक्स वैल्यूज ये है। तो यहाँ पर बेस एड्रेस क्या आइडेंटिफाई करता था, इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल की तरह वर्क करता था जो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता था। तो हम यहाँ पर इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके या फिर बेस एड्रेस के थ्रू भी हम हमारे एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। इसी कारण मेमोरी लोकेशन जो होती है हमारी एलिमेंट्स की हम इजीली पता कर सकते हैं। ये हमारा एरे का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास लीनियर में ही, वो है हमारा लिंक लिस्ट। लाइक एरेस, लिंक लिस्ट इज ऑल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बट एरे के जैसे यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर ना होते हुए एलिमेंट्स लिंक्ड के थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू यहाँ पर स्टोर होते हैं, जिसमें हमारे पास लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर जो हमारा डेटा रहता है, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट अगर यहाँ रखा हुआ है, नेक्स्ट लिस्ट जो हमारे पास हुई, यहाँ पे एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा और एलिमेंट यहाँ स्टोर होगा। इस तरीके से यहाँ डेटा रहता है और यहाँ नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। इस तरीके से हमारा लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट जो पॉपुलर हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही एक एग्जांपल है वो है स्टैक। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर व्हिच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन व्हिच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। यहाँ पर स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एक पर्टिकुलर यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करता है जिसके थ्रू वहां पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं। और वो ऑर्डर क्या होता है, या तो वो लीफो ऑर्डर होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या तो वो ऑर्डर फ्रीलो होगा जिसमें फर्स्ट इन लास्ट आउट। बेसिकली हमारा जो स्टैक दिखता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें हमारे पास डेटा इस तरीके से रहता है। हम यहां से डेटा एंटर करते हैं तो डेटा एंटर करने का और डेटा रिमूव करने का हमारे पास वे सिर्फ एक रहता है। इसीलिए स्टैक में या तो डेटा हमारे पास जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में अरेंज होता है वो तो या तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में रहेगा। दैट मीन्स अगर ये फर्स्ट डेटा है, सेकेंड डेटा, थर्ड डेटा, फोर्थ डेटा एंड फिफ्थ डेटा, तो फर्स्ट एलिमेंट जो सबसे पहले एंटर हुआ था, फर्स्ट इन, वो सबसे लास्ट में आउट होगा, सबसे बाद रिमूव होगा, सो लास्ट आउट। या फिर जो सबसे आखिर में गया है, लास्ट इन, वो सबसे पहले आउट होगा, फर्स्ट आउट। इसी वे में हमारा स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होता है। तो मेनली जो ऑपरेशंस हमारे स्टैक में परफॉर्म होते हैं वो होते हैं हमारे, पहला ऑपरेशन होता है इनिशियलाइज, जब हमारा
स्टैक एम्प्टी होता है, हम उसको एम्प्टी करते हैं। पुश ऑपरेशन होता है जिसमें हम कोई भी डेटा मेंबर को, कोई भी डेटा एलिमेंट को पुश करते हैं, एंटर करते हैं स्टैक के अंदर। अगर स्टैक पुश करते करते पूरा भर जाता है तो उस कंडीशन को हम ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। सिमिलरली जब हम डेटा एलिमेंट्स रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पुश प्रोसेस, पुश ऑपरेशन। और अगर हमारा जो हमारा स्टैक होता है वो पूरा एम्प्टी हो जाता है, उसके बाद हम उसको बोल सकते हैं कि ये अंडर फ्लो कंडीशन में है। इसके अलावा मेन तो ये तीन थे हमारे ऑपरेशंस। इसके अलावा जो ऑपरेशंस होते हैं, एक टॉप ऑपरेशन होता है, दैट मींस इट रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। अगर यहाँ पर एलिमेंट में फिफ्थ एलिमेंट टॉप पर है तो वो रिटर्न करेगा इस एलिमेंट को। अगर फिफ्थ एलिमेंट ना होते हुए थर्ड एलिमेंट टॉप में होता तो वो थर्ड एलिमेंट को रिटर्न करता। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन होता है इज एम्प्टी ऑपरेशन, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्टैक इज एम्प्टी। ये जो हमारा ऑपरेशन है इसकी वैल्यू जो आंसर आता है वो बुलियन आंसर होता है, ट्रू या फॉल्स में आंसर आता है। बुलियन आंसर में हमारे पास ट्रू तब रिटर्न होता है जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होता है तो बुलियन आंसर फॉल्स आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही एक एग्जांपल है वो है क्यू। स्टैक की तरह ही क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन और यहाँ पे स्टैक की तरह ही एक ऑर्डर में यहाँ पे डेटा एंटर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेटा रिमूविंग और डेटा इंसर्शन दोनों के लिए हमारे पास दो वे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक वे था रिमूविंग एंड इंसर्शन के लिए, लेकिन क्यू हमारी इस तरीके से होती है और इस क्यू में हमारे पास डेटा एंटर करने का और डेटा रिमूव करने का दो वे रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो ऑर्डर होता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो यहाँ पर डेटा एलिमेंट एंटर हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा, उसके बाद जो एंटर हुआ है उसके बाद आउट होगा। दैट, और या फिर यहाँ पर हमने एक तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोल दिया, अगर हम इसको और वाइस वर्सा बोला जाए तो वो लास्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं। जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ था क्यू के अंदर डेटा, वो सबसे लास्ट में ही आउट होगा, डिलीट होगा। इस तरीके से 1 2 3 4। तो हमारी जो हम क्यू वर्ड जो यूज कर रहे हैं, जो नॉर्मल पिक्चर हॉल के सामने क्यू लग रही होती है, उसका जो हमारा एग्जांपल है, रिप्रेजेंटेशन है, उसी सेम टू सेम वे में हम यहाँ पे कंप्यूटेशन हमारे डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म करते हैं। तो इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिस प्रकार स्टैक के थे। क्यू के पहले होते हैं इनक्यू, जिसमें हम आइटम को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। डिक्यू होता है आइटम को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। फ्रंट जो हमारा ऑपरेशन होता है वो फ्रंट आइटम बताता है क्यू का क्या है। दैट मीन्स अगर फ्रंट आइटम 1 के जाने के बाद 2 रहता है तो फ्रंट हमें यहां पे बताएगा। रियर जो होता है वो हमारा लास्ट आइटम बताता है क्यू का, यहां पर इस क्यू में रियर आइटम ये है। इसके बाद जो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से हटकर अब हम बात करें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें हमारे पास एग्जांपल है बाइनरी ट्री का। हमारा जो बाइनरी ट्री होता है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर जो डेटा अरेंजमेंट होता है, जिस ऑर्डर में अरेंज होता है, वो सिक्वेंशियल रखना जरूरी नहीं होता है। हम ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक रूट नोड होता है, उसके एक लेफ्ट नोड और राइट नोड होता है। बाइनरी ट्री के केस में हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ पे लिंक्स के थ्रू हमारे बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं। दिखने में कुछ इस प्रकार दिखता है, ये हमारा रूट नोड हो गया, इसके दो यहाँ पर लेफ्ट नोड हो गया, राइट नोड हो गया, लेफ्ट नोड के भी 2 नोड्स हो गए। बट हाँ, नोड्स 2 ही होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना रहता है। कुछ इस प्रकार से हमारा एक नोड हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम एलिमेंट्स इस तरीके से लिखते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक बाइनरी ट्री है। ये हायरार्किकल ट्रीज जो होते हैं हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सो अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन which are referred as left child and right child. It is implemented mainly using links. यहाँ पर जो links होते हैं इनकी बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसी का ही एक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा बाइनरी सर्च ट्री का। अभी जो मैंने आपसे बात करा ये था बाइनरी ट्री। इसमें कोई रूल्स का ध्यान रखने की हमें जरूरत नहीं होती है। हम सिंपली यहाँ पे 3 पार्ट्स में हमारे बाइनरी ट्री के नोड्स को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास होता है डेटा पॉइंटेड टू लेफ्ट चाइल्ड,
पॉइंटेड टू राइट चाइल्ड। इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा को, हमारा जो ऑर्डर रहता है एलिमेंट्स का, हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन जो बाइनरी सर्च ट्री होता है, इसके अंदर कुछ होता तो बाइनरी ट्री ही है, तो जो डेफिनेशन बाइनरी ट्री की है वो बाइनरी सर्च ट्री की भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज जुड़ जाती हैं, और वो प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द रूट नोड कंटेन्स कीज लेस देन द राइट नोड। यहाँ पर जो मैंने जैसे कि ये बनाया है, ये सिर्फ बाइनरी ट्री है, लेकिन मैंने अगर इसका अरेंजमेंट मुझे बाइनरी सर्च ट्री की तरह करना है, तो पहली चीज मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं इसको बोल रही हूँ रूट नोड, इसे बोल रही हूँ लेफ्ट नोड, तो रूट को हम रूट लिख देते हैं, लेफ्ट नोड, और ये हो गया हमारा राइट नोड। तो सबसे पहला रूल हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि रूट नोड और लेफ्ट नोड के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो इस प्रकार होता है कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द रूट नोड कंटेन्स कीज लेस देन द रूट नोड की। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है उसका जो डेटा होता है वो हमारे रूट नोड से कम होना चाहिए। ये एक रूल हमें ध्यान रखना है। दूसरा रूल, राइट पार्ट ऑफ द रूट नोड, यहाँ पे जो राइट पार्ट है रूट नोड का, इट कंटेन्स कीज ग्रेटर देन द रूट नोड की। यहाँ पर जो डेटा रहेगा वो हमारे रूट नोड से ज्यादा होना चाहिए। यही बाइनरी सर्च ट्री का यहाँ पर रूल रहता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि यहाँ पे डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती हैं। बाइनरी ट्री के मैटर में हम डुप्लीकेट की प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। तो इन रूल्स का ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसी डेटा का अरेंजमेंट बाइनरी सर्च के रूप में करना चाहूं तो कैसे होगा। हाईएस्ट नोड अगर हम यहाँ पर देखें 15 से हम स्टार्ट करते हैं, 15, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट इससे छोटा होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से कन्वे कर सकते हैं। हम यहाँ पर ट्रेवर्सिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रेवर्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं जो हम बाइनरी सर्च में परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम इनको पूरा रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहां से जाएगा ये 14 पर, यहां से ये गया 13 पर। तो ये हो गया हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन था नोट्स का, हमने इस तरीके से कर दिया। हम एग्जाम्पल के लिए अभी समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इनका इंसर्शन डिलीशन इसी प्रकार से हो। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर हमारे पास राइट नोड हमें बनाना है, लेफ्ट नोड हमें इससे कम का बनाना है, तो हम यहाँ पे कोई सी भी एक वैल्यू इससे कम की ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। राइट नोड हमें इससे ज्यादा का बनाना है, तो हम इसकी ज्यादा की कोई भी वैल्यू अपने मन से ले लेते हैं, 18। 15 के बाद वाला नोड हमें इससे कम बनाना है, लेफ्ट नोड, तो हम 8 ले रहे हैं। यहाँ पर हमें इससे ज्यादा बनाना है तो 16 ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा मैंने इसे प्रॉपरली जो हमारे रूल्स थे उसके अनुसार बनाया है। हमेशा यहाँ पे लेफ्ट नोड इज लेसर देन रूट नोड, राइट नोड इज ग्रेटर देन रूट नोड। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। आगे जाके जब आप ट्रीज आपके हायर सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उस टाइम पर आप कुछ ट्रीज इस तरीके से भी पढ़ेंगे जिसमें आपको ट्रीज की बैलेंसिंग मेंटेन करनी होगी, उनका भी कोड अलग तरीके से होगा। वो भी एक तरीके का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही रहेगा। बाइनरी ट्री ये था और बाइनरी सर्च ट्री ये है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के लिए। मैट्रिक्स एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें हम हमारे डेटा को कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 3x3 का। हमने इसको बनाने का तरीका हमने देखा है हमारे एरेज के टाइम पर। एरेज के लॉजिक को यूज करके हमने यहाँ पर इस टाइप के मैट्रिक्स को भी बनाना सीखा था। आप वहां पे जाके प्रैक्टिकल सीरीज में जाके बीसीई के एरेज टॉपिक में देख सकते हैं कि मैट्रिक्स इस तरीके से कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स में एडिशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स में इंसर्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के एडिशन, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में डेटा कैसे डुप्लीकेट डेटा हम उसमें वापस से कॉपी कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने वहां पर परफॉर्म किया है। तो अब हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के एप्लीकेशंस क्या हो गए। हमने इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, अभी पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस करे। उनके एप्लीकेशंस में हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम एज एप्लीकेशन हो गया, ग्राफिक्स में काम आता है, कंप्यूटर डिजाइनिंग में काम आता है, ब्लॉकचेन में काम आता है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में काम आता है, इमेज प्रोसेसिंग में काम आता है, स्टिमुलेशन में काम आता है, मशीन लर्निंग में काम आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आता है, एप्लीकेशंस गोज ऑन। क्योंकि जहां भी हमें डेटा की जरूरत है वहां हमें उसको ऑर्गेनाइज करके मैनिपुलेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो एप्लीकेशंस मैंने जो नहीं बताए हैं उसके अलावा भी
पूरे वर्ल्ड में हजारों करोड़ों एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड सम पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स।